हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसको हम आलेख या ग्राफ के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये बिल्कुल इजी है और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें जो ग्राफ है ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। साथ ही आपके दैनिक जीवन में भी आप ग्राफ का यूज करते हैं और ग्राफ के जो बहुत सारे विश्लेषण होते हैं उसको आप अपने दैनिक जीवन में अवलोकन भी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इजी भी है। अगर इसके आप बेसिक समझ लें तो ये जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ को हम थोड़ा बेसिकली समझते हैं कि होता क्या चीज़ है। तो सिंपल सा ये समझिए कि जैसे गणितीय जो भी कथन होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, कोई भी जानकारी जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करने के लिए, मतलब बताने के लिए जानकारी को, गणित में जितनी भी जानकारी रहती है उन समस्त जानकारी को हम क्या करते हैं, अन्य दूसरों को बताते हैं। तो दूसरों को बताने के लिए अनेक तरह से इसको हम लोग निरूपण करते हैं, ठीक है ना। निरूपण करना माने प्रदर्शित करते हैं। तो उसी में एक माध्यम होता है ग्राफ, जिसको हम लोग आलेख के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, गणितीय जो जितने भी कथन होते हैं या जितने भी जानकारी है उन सबको एक बतलाने का एक क्या है, तरीका है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ग्राफ के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आलेख, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हो इसका यूज। तो यूज जैसे कि आप लोग को मैं बताया, तो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। और जानकारी को, तो क्या होता है जानकारी, देखिए हमेशा हम जो भी जानकारी होती है, जो भी डाटा दिया रहता है, उसको हम हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कहने का मतलब हमको अध्ययन करने के लिए हमेशा दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज से हम क्या करते हैं, दूसरी चीज की आप हमेशा तुलना करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हूं, ग्राफ का जो यूज होता है एक राशि से दूसरी राशि में संबंध को बताता है, कि इसमें क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध, माने इसमें क्या रिलेशन है और उसमें क्या रिलेशन है। मान लीजिए दो वस्तु है तो दोनों वस्तु में क्या रिलेशन है, ऐसा बोल सकते हैं कि क्या दोनों में समानता है और दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों में सेम है और क्या दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरा है, दो राशियों में एक में परिवर्तन पर दूसरे में क्या प्रभाव। मान लीजिए कहीं आपको दो राशि जो कि एक साथ कनेक्टेड है या कुछ भी तरह से जुड़ा हुआ है, तो एक में आप परिवर्तन करते हैं तो दूसरा में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इस चीज को हम लोग अवलोकन करते हैं, ये हमारा कहलाता है क्या, ग्राफ। आप लोग ग्राफ का सामान्य आप लोग को कहाँ का देखने पे मिला होगा, तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग को न्यूज़पेपर में अधिकतर कोई भी जैसे जनसंख्या हो गई या कोई भी डाटा हो गया, उन जैसे मूल्य में वृद्धि, सोना चांदी, ये सब की क्या हो रहा है, माने मान लीजिए वर्ष में क्या वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखोगे पेपर में, अधिकतर न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, ग्राफ के माध्यम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब जानकारी से हम ये समझ पा रहे हैं कि ग्राफ एक प्रकार की क्या होती है, जो लंबी जो जानकारी होती है, जो बड़ी बड़ी विस्तृत जो जानकारी है, उसको हमें क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में एक जगह माने छोटे माध्यम में शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ग्राफ को भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं पहले आप लोग को ये बता रहा था कि दो राशियों में संबंध को बताता है। उसके बाद मैं आप लोग को ये बताया कि जो बड़ी बड़ी जो जानकारी होती है, जिसको अगर हम लिखें तो बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे, लेकिन हमको उसको क्या करना है, समय की कमी के कारण जल्दी से समझना है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर में, या जिसको बोलते हैं हम चार्ट पेपर में, हम उसको दर्शा के बिल्कुल इजी तरीके से कम समय में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है ग्राफ, बेसिक इसका। अब देखते हैं इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ग्राफ क्या होता है, एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। और लाइन को अगर तिरछा बना दे तो क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है। लाइन को हम लोग बोलते हैं रेखा। तो इसीलिए मैंने इसका जो ग्राफ का जो डिफिनेशन है, परिभाषा, इसको लिखा है, रेखा या वक्र का एक ऐसा रेखा चित्र जो दो राशियों में संबंध को बताता है। हमेशा ये क्या करेगा, दो राशियों में रिलेशन को बताएगा, ठीक है ना। या जैसे सन को बता रहा है कि इस सन ये परिवर्तन हुआ, दूसरे सन ये परिवर्तन हुआ ईयर में, तो वो भी क्या हो रहा है, वहां पर दो चीज हो रहा है ना भाई। अगर 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो दो अलग अलग सन है ना। तो हमेशा क्या होती है, दो चीजों में हमेशा तुलना होगा जब ग्राफ बताएंगे तो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ग्राफ के प्रकार। ग्राफ अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं ग्राफ बनाने के, जिसमें आपका पहला ग्राफ आता है रैखिक ग्राफ। देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर या कहीं स्ट्रेट ग्राफ बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, देखिए
जो लीनियर जो ग्राफ होता है, जो रैखिक ग्राफ होता है, इस ये क्या रहता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन रहता है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब बिल्कुल एक सीधी जो रेखा रहती है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक ग्राफ या स्ट्रेट ग्राफ, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दो तरह से बनता है। दो तरह से कैसे बनता है, मान लिया जाए कोई डाटा दिया हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे देखिए हमेशा मैंने आपको बताया दो चीजों में तुलना करते हैं। अब दो चीजों में तुलना करते हैं यानी ग्राफ पर हम जब इसको डिनोट करेंगे तो दो राशि रहेगी, यानी हमको एक्स एक्सिस की आवश्यकता पड़ेगी, वाई एक्सिस की आवश्यकता पड़ेगी। एक राशि को एक्स एक्सिस में शो करेंगे, दूसरी राशि को हम वाई एक्सिस में शो करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, एक राशि में कुछ परिवर्तन हो रहा है और दूसरी राशि में क्या हो रहा है, सेम टू सेम परिवर्तन, माने एक में वृद्धि कर रहा है, दूसरे में भी वृद्धि हो रहा है। तो आपको क्या होगा, माने जब परिवर्तन दोनों में सेम रहे, दोनों राशि में, एक राशि में जो परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन दूसरी राशि में हो, तो उस कंडीशन में आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, ये ऐसा सीधा ग्राफ मिलेगा जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए एक राशि में कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसके विपरीत परिवर्तन हो रहा है, एक में वृद्धि दूसरे में कमी, या एक में कमी तो दूसरे में वृद्धि, तब की स्थिति में क्या होगा, आपका जो ग्राफ है ये उल्टा मिलेगा, माने ऊपर से नीचे की ओर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए एक जो रैखिक ग्राफ होता है ये दो तरीके से बनता है। ग्राफ को और अलग तरीके से हम डिनोट करते हैं, वो है दंड आरेख। जैसे 2000 मान लीजिए जनगणना को आप लोग अधिकतर देखे होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ की जनगणना की बात किया जाए तो 2001, 2020, 2001, 2002, 2003, 2004 इन सबको हम क्या करते हैं, इस तरह से आलेख में डिनोट करते हैं कि हमारी 2001 में जनसंख्या यहाँ तक थी, 2002 में इतना रहा होगा, 2003 में इतना रहा होगा, 2004 में इतना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो राशि होगी ये ईयर का हो जाएगा और जो वाई वाला एक्सिस होगा ये क्या हो जाएगा, जनसंख्या में, हाँ ये बोल देते जनसंख्या, हाँ जनसंख्या बोल सकते हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं लोगों की गिनती, काउंट को, ठीक है। तो जनसंख्या होगी तो इसमें हम लोग ईयर को डोनेट कर देंगे और इसमें हम जनसंख्या को डिनोट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। अब देखिए तीसरा जो हमारा ग्राफ होता है ये होता है वक्र ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व ग्राफ। कर्व कहने का मतलब जो कोई भी लाइन है उसको क्या कर देना, ऐसा तिरछा मोड़ देना, मुड़ा हुआ जो ग्राफ रहता है या मुड़े हुई जो भी वस्तु है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व टाइप फिगर, या कोई रेखा है तो कर्व लाइन बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, वक्र रेखा बोल सकते हैं। आया बात समझ में। तो यहाँ पर भी मैंने दो प्रकार से लिखा हुआ है। दो प्रकार से कैसे लिखा हुआ है, अगर एक ही परिवर्तन हो रहा है, देखिए कभी कभी ऐसा ही बना दिया जाता है एक्स एक्सिस में जो परिवर्तन है वाई एक्सिस में, कभी कभी दो परिवर्तन को एक साथ जब हम लोग शो करते हैं और एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं तो कुछ इस तरह से आपका बनता है। इसमें क्या होगा, एक ही समय में क्या करेंगे, दो माने दो राशियों को हम परिवर्तन करते हैं, साथ साथ इसमें कुछ और परिवर्तन ऐड कर दिया जाता है, तब की स्थिति में क्या होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ग्राफ इस तरह से होते हैं। चौथा जो ग्राफ होता है आपका जिग जैग ग्राफ। जिग जैग कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे बिल्कुल एक खड़ी लाइन में ऐसे तिरछा 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 जाते जाएगा, इस तरह से जो बनता है ग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग ग्राफ, ठीक है। ग्राफ की अगर बात किया जाए, आलेख की बात किया जाए तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अनेकों टाइप के होते हैं, लेकिन आपके अभी सिलेबस में देखा जाए तो कुछ हम इतने टाइप के ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो अभी हम लोग इतने ही समझ लेते हैं। जब आपका जब लेवल बढ़ते जाएगा, क्लास बढ़ते जाएगा, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आते जाएगा कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, ग्राफ के और क्या क्या, और इसमें क्या क्या बातें हैं, ये सब समझ में आते जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ग्राफ जब बनता है तो इसमें कुछ एक बेसिक जानकारी है। जैसे ग्राफ बनाने के टाइम कुछ ग्राफ आप लोग को ऐसा कटा हुआ मिलता है, यहाँ से एक्स एक्सिस में कटा रहता है, वाई एक्सिस में कटा रहता है, तो ऐसा क्यों होता है, अब उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में इस तरह से ग्राफ देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो आपके सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको समझिए कि ये ग्राफ क्या होता है। आप देख पा रहे हैं जो एक्स एक्सिस है यहाँ से कटा हुआ है, वाई एक्सिस है यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है ना। ये होता क्या चीज है, तो इसको अगर हम देखें इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है खाली जगह होता है, ब्लैंक स्पेस होता है। ऐसा क्यों बनता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान ले जाए, आप लोग को पता है कि जो ग्राफ होता है इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें पहले क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, दूसरे क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे लिया, ठीक है ना। समझना बात हो। मान लिया जाए वाई पे जब हम परिवर्तन 1 कर रहे हैं तो इस पे हमारा परिवर्तन हो रहा है 100। जब वाई पे परिवर्तन 2 ला रहे हैं तो इसमें परिवर्तन हो रहा है 102, सॉरी 101, एक एक परिवर्तन होते जा रहा है। इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसको 3 ले रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 102। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है।
तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जब इसमें y का जब हम 1 लेते हैं तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 100 से। अब इसमें जब हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, इधर 1, इधर 2, इधर 3। लेकिन इधर x के y का अगर 1 यहाँ पे रखेंगे और x हमारा क्या होगा 100 होगा, इसका कहने मतलब ये 1 2 3 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा आगे चलता जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे। हो सकता है कि स्थिति ऐसा है कि ये बोर्ड से ही आगे चला जाए, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, हमें इतने बड़े ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, जितना बड़ा बोर्ड दिख रहा है उतने बड़ा ही। तो चलिए इतना बड़ा ग्राफ हम जुगाड़ भी कर लेंगे, लेकिन उसको रखना वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा जब परिवर्तन होता है तो हमारे पास दो प्रकार की समस्या आता है। पहला, हमें बड़ा ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, हम बड़ा ग्राफ ले भी आए, उसमें बना भी ले, तो उसके रख रखाव में हमें समस्याएं होती है। तो उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया, इस तरह से ग्राफ बनाया गया, जिसमें क्या किया जाता है, ये जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये 1 से लेकर क्या कर देगा, 1 से लेकर 99 तक को इसमें कंप्रेस करके छोटा सा फॉर्म में लिख देगा और यहां से स्टार्ट करेगा 100, 101, 102 ये। अब यहां से हम इसके परिवर्तन को अब डिनोट कर सकते हैं। अगर एक परिवर्तन हो रहा है, y में 1 चल रहा है तो x में क्या होगा 100 चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, y में 2 चलेंगे तो 100 में क्या चलेंगे 101 यहाँ आ जाएगा, y 3 और x में चलेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे से जगह पे क्या कर पा रहे हैं, इसको डिनोट कर पा रहे हैं इसके चलते। तो इसलिए क्या किया जाता है, ग्राफ में ऐसा बनाया जाता है, इसमें खाली जगह होता है, इसमें क्या होता है, जो इधर के जो आगे के जो जितने भी नंबर उसको क्या कर देता है, कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया जाता है, छोटे करके लिख दिया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या होता है, जब x एक्सिस के मान में कम परिवर्तन हो और y एक्सिस के मान में परिवर्तन दूर से स्टार्ट हो, जिसके लिए हमें बड़ी लंबा दूर चलना पड़े, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ग्राफ को कंप्रेस फॉर्म में लिख देते हैं। इसका कहने मतलब यहाँ पे दबा देते हैं, ये छोटा कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं इस प्रकार के ग्राफ में, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ऐसा ग्राफ हम क्यों बनाते हैं और ये क्या बताता है हमको, ठीक है। देखिए, इसमें एक और बात समझ सकते हैं, अगर इस ग्राफ की बात किया जाए तो ये ग्राफ के अगर देखा जाए तो जो एक्स एक्सिस है ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, याद रखिएगा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 100 से 101 से 102 से, ठीक है। 0 से लेकर 90, देखो यहाँ से अगर बात की जाए तो 0 से ही होगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा, सॉरी मैं 0 से बोल दिया, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, तो ये अपना जो स्टार्टिंग है ये प्रारंभ करता है 100 से 101 से 102 से। इसका कहने मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होता, या बोल सकते हैं 1 से स्टार्ट नहीं होता, कहीं दूर नंबर से स्टार्ट होता है। इसमें ये समझिए इसको, ठीक है। इसमें हम लोग समझ लेते हैं ये बात, ये कि जो एक्स एक्सिस आप लोग देखे होंगे, जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में हमारा क्या होता है, दो अक्ष होता है, ठीक है ना। एक होता है एक्स अक्ष, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। दूसरा जो होता है ये होता है वाई अक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसमें क्या होता है देखिए, ये जो एक्स एक्सिस होता है, इसमें एक्स एक्सिस होता है, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र चर को, और जो हमारा जो y एक्सिस होता है इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, परतंत्र जो चर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिनोट करते हैं, ठीक है ना, परतंत्र चर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक, इंडिपेंडेंट, और ये हमारा होता है डिपेंडेंट, ये, ठीक है। इस x एक्सिस में हम हमेशा स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और y एक्सिस में हमेशा परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आया बात समझ में। अब आपके पास सवाल ये आ रहा होगा कि स्वतंत्र चर और ये परतंत्र चर क्या होता है। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखिए, अगर नंबर ऑफ बुक या नंबर ऑफ कॉपी बोल सकते हैं, और दूसरा हम देखें इसके कॉस्ट की बात करें, ठीक है, इसके रुपए की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसकी हम बात किया जाए तो जब आप कॉपी की जब नंबर को जब आप बढ़ाते जाएंगे कॉपी की संख्या को, तो जो आपका जो कॉस्ट होगा ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखिए, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है स्पीड। समझिए बात को, देखिए जो डिस्टेंस होता है
इस जो स्पीड होता है, अगर आप किसी भी बाइक को आप अगर तेज गति से चलाएंगे, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा के उसको चलाएंगे तो आपका डिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जब स्पीड को जब हम बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या होते जा रहा है, इसमें कम होते जा रहा है। पहला आपने देखा नंबर ऑफ कॉपी कास्ट, यानी जब आप कॉपी की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं तो नंबर ऑटोमेटिक क्या होते जा रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। इसका कहने का मतलब जो कास्ट है, जो रुपया, ये किस पर निर्भर कर रहा है, कॉपी पे निर्भर कर रहा है, यानी ये आपका क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी हमारी इच्छा है, हम जितना कॉपी लेंगे उतना क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट जो है ये क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना हम ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, जितना हम स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही हमारा क्या होते जाएगा, डिस्टेंस जो है कम होते जाएगा, या जितना हम स्पीड कम करेंगे उतना हमारा दूरी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी उसको तय करने में क्या होगा, समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो ये जो स्पीड जो होगा ये हमारा स्वतंत्र है, और जो डिस्टेंस होगा वो क्या चीज है, परतंत्र है। यानी जितना स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही तेज गति से हम क्या करेंगे, उतना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे। यानी स्पीड पे निर्भर करेगा कि कितना हम डिस्टेंस तय करेंगे। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब ये आप लोग समझिए कि दो राशियों में हमेशा क्या होगा, एक राशि स्वतंत्र होगा, उसको परिवर्तन करने पर ऑटोमेटिक दूसरी राशि क्या होते जाएगी, परिवर्तन होते जाएगी। तो जिसको परिवर्तन कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है स्वतंत्र चर, और जो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जा रहा है वो हमारा कहलाता है परतंत्र चर। और जो जिसको हम परिवर्तित करते हैं उसको एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, और जो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। हमेशा ग्राफ बनाने का ये तरीका होता है। ठीक है, इसको नंबर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा नंबर होता है, या इसमें ABCD को भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, अल्फाबेट नंबर को, तो इसमें हम लोग क्या होते हैं, दो भाग में बांटते हैं। पहला हमारा जो भाग होता है ये होता है कांस्टेंट, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, ये जो होता है हमारा क्या होता है, अचर, और दूसरा वाला जो भाग होता है ये होता है चर भाग। ठीक है ना, तो अचर तो अपने में स्थिर हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हमारा होता है तो किसमें होता है, चर में परिवर्तन होता है। तो चर को ही क्या किया गया है, दो भाग में बांटा गया है। पहले जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर, और जो दूसरा जो होता है ये हमारा कहलाता है परतंत्र चर। अब देखिए स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ y इक्वल x+2, एक इक्वेशन लिखा हूँ। यहाँ पे बात को समझिएगा, मैं क्या लिखा हूँ, y इक्वल x+2 एक इक्वेशन लिखा हुआ हूँ। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँ, 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ 0 रखिए तो 2 मिल जाएगा। यदि x की वैल्यू को मैं 1 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और ये इसी तरह और आगे बढ़ते जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x के मान में जब परिवर्तन किया जा रहा है तो y के जो मान है उसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। जब हम y में परिवर्तन कर रहे हैं, सॉरी x में जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो y का जो मान है उसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो x है जिसको हम परिवर्तन कर रहे हैं यही हमारा कहलाता है स्वतंत्र चर, और जो ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः परिवर्तन हो जा रहा है इसको परिवर्तन करने पर ये हमारा कहलाता है परतंत्र चर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या चीज होता है। आप लोग याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस जो होता है उसमें हम हमेशा स्वतंत्र चर को रखते हैं, और उसके सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसमें हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परतंत्र चर। तो हम हमेशा जब भी हम ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस पे स्वतंत्र चर रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, परतंत्र चर रहेगा। पुनः एक बार बता दूं, स्वतंत्र चर जिसको परिवर्तित हम करते हैं या परिवर्तित होता है, और परतंत्र चर कि जिसके परिवर्तित होने से खुद ब खुद ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है वह कहलाता है परतंत्र चर। जिसको परिवर्तित करते हैं स्वतंत्र चर, और परिवर्तित करने पर वो जब वो परिवर्तन हो जा रहा है पहला वाला टर्म तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वो कहलाता है हमारा परतंत्र चर। क्लियर बात यहाँ पे। देखिए अब हम लोग समझते हैं पैमाना। ठीक है ना, पैमाना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी जो ग्राफ होता है जब ग्राफ बनाते हैं तो उस पर हम लोग शो करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरह से हम बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना रहता है
कि जो हमारा एक्स एक्सिस है इसमें क्या होता है, ये बॉक्स बना रहता है इस तरह से, ठीक, ये इसमें भी बॉक्स बना रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस बॉक्स में क्या किया, 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6, ठीक है। इसको मैं क्या किया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, 12 लिया। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पे एक एक खाने में एक एक की वृद्धि हो रही है, और जो हमारा वाई एक्सिस है इसके एक एक खाने में दो दो की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हमको बताना पड़ता है कि x के एक खाने को हमने कितना लिया और y के x खाने को कितना लिया। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा बॉक्स बना के जब ग्राफ बनाते हैं तो लिखते हैं, इसको बोलते हैं पैमाना। यहाँ पे लिखना रहता है x अक्ष में एक खाना, ठीक है, और नीचे लिखना रहता है y अक्ष में एक खाना, ठीक। ये तो x अक्ष में एक खाना कितना परिवर्तन, एक, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। y अक्ष में एक खाना को हम कितना ले रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसको ऐसा छोटा सा डिब्बा में कैद कर देते हैं। और ये हमारा पूरा क्या रहता है, इतना इतना मान लीजिए पूरा हमारा क्या रहता है, ग्राफ पेपर रहता है। तो उसी ग्राफ पेपर पे हम इन सारी जानकारी को क्या करते हैं, एक साथ बताते हैं, ठीक है। आया बात समझ में? तो इस तरह से हमारा बनता है पैमाना। ये मान लीजिए पूरा ग्राफ पेपर है, इस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो भी हमारा मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ बना हुआ तो उसको डिनोट किया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पैमाना बताना होगा। ये हमेशा आपको क्या करना था, बताना रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, एक्स अक्ष में जितना एक खाना में जितना लेंगे उसको वहां लिखेंगे, वाई अक्ष में जितना लेंगे उसको वहां लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी छोटा सा और टॉपिक है, उसको समझ लीजिए। प्रवणता व ग्राफ में संबंध, प्रवणता व ग्राफ, ग्राफ जिसको बोलते हैं हिंदी में हम आलेख, ठीक है, में संबंध। देखिए क्या होता है, देखिए हमारा जो ग्राफ होता है मुख्य रूप से दो तरीके से बनते हैं। एक तो एक सीधी लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा, ठीक है। और एक जो होता है थोड़ी सी तिरछा बनता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कर्व टाइप का लाइन होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया और इस पे जो हमारा जो लाइन आया वो बिल्कुल इस तरह से सीधी है। अब आप लोग को पता है, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो एक्स अक्ष में कुछ परिवर्तन होता है, वाई अक्ष में कुछ परिवर्तन होता है, और दोनों परिवर्तन जहां मिलते हैं, जहां पॉइंट्स होते हैं, जहां मिलते हैं दोनों परिवर्तन, वहीं पर क्या होता है, हमारा पॉइंट बनता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ये बना रहता है, और इन पॉइंटों को मिलाते हैं हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम अगर मैं ए बी सी और इसका नाम डी रख दूं, तो आप जानते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन रहता है, एक बिल्कुल जो सीधी लाइन रहता है, इसके अगर प्रवणता की बात की जाए एम की, तो अगर ए और बीच की अगर प्रवणता निकालूं तो ये होगा 1, और बी और सी की प्रवणता निकालूं तो ये होगा m2, और सी और डी की प्रवणता को हमने लिया m3, ठीक है। अब देखिए, यदि आप जब भी उसकी प्रवणता निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो अगर सभी प्रवणताएं, सभी स्लोप अगर इक्वल है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो आपने जो ग्राफ बनाया है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका कहने का मतलब है, समझिए, यदि प्रवणता का मान, ठीक है, यदि सभी प्रवणता का मान, ठीक है, जितने भी उसमें पॉइंट्स होंगे उन पॉइंटों के बीच में आप प्रवणता निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, का मान इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तो जब बराबर रहेगा तो आपका जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल कैसा रहेगा, सरल रेखा रहेगा, एक सीधी लाइन रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए कुछ ग्राफ जरूरी सीधा नहीं, ऐसे बना है, ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ठीक। तो यहाँ जब आप क्या करेंगे, ये इस तरह से आप इसको मिलाएंगे एक दूसरे से, ऐसा ये मिलेगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई होता है, और ये आपका क्या होता है, वाई डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए। इसकी प्रवणता देखा जाए तो m1, इसकी प्रवणता देखा जाए तो m2, इसकी प्रवणता क्या है, m3 है। अगर यहाँ पे प्रवणता को रख के देखा जाए तो m1 बराबर है m2 का, बट मान ली जाए ये इक्वल नहीं है m3 का। एक कोई प्रवणता है, एक कोई ढाल है जिसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों की इक्वल नहीं है। तो ऐसा कहने का मतलब कि सभी प्रवणता अगर आपस में इक्वल ना रहे, ठीक है ना, सभी प्रवणता का मान बराबर ना रहे, कोई एक क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, बराबर ना रहे, तो इस स्थिति में जो हमारा ग्राफ जो बनता है
ये कैसा बनता है, वक्राकार ग्राफ बनता है, ठीक है। वक्राकार कहने का मतलब ये समझ लीजिए कोई भी लाइन जो मुड़ जाती है, जब ऐसे राउंड हो जाती है कि मुड़ती है, तब हम उसको वक्र बोल देते हैं, ठीक है ना। लाइन का मुड़ना ही क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, अगर जो हमारा जो प्रवणता है, ठीक है, अगर वो सभी प्रवणता का मान अगर इक्वल है तो हमारा लाइन हमको सरल रेखा मिलता है। अगर एक प्रवणता का मान मान लो इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा जो हमारा ग्राफ है वो वक्राकार है। इसका कहने मतलब सरल रेखा नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा लिख लीजिए, सरल रेखा नहीं होता, ठीक है, सरल रेखा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सरल रेखा है तो सभी प्रवणता का मान आपस में इक्वल होगा, ये इसके जैसे। और अगर सरल रेखा नहीं है तो एक किसी भी एक प्रवणता का मान इक्वल नहीं आएगा। हो सकता है इस बीच का ना है, इधर का आ रहा है, हो सकता है ग्राफ ऐसे बन जाए, मान लो कोई ग्राफ ऐसा हो रहा है, ऐसा मुड़ के ये कुछ ऐसे चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है ऐसे, तो इसकी इसके बीच की तो इक्वल हो जाएगा, इसके बीच का, क्योंकि बिल्कुल सीधा में है। लेकिन इसका जब आप निकालेंगे प्रवणता तो ये क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी एक मान जब इक्वल ना है प्रवणता का तो आप समझ लीजिए ग्राफ सरल रेखा नहीं है। अगर प्रवणता इक्वल है तो जो हमारा जो ग्राफ जो बना हुआ है वो कैसा ग्राफ बना हुआ है, सरल रेखा बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है आपके ग्राफ आलेख का, और इन्हीं सभी बेसिक के यूज करते हुए आपके जो एक्सरसाइज के जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप सभी इसको अच्छे तरीके से समझिए कि कैसा हमारा ग्राफ किस तरह से रहता है, और कैसे हम पॉइंटों को लोकेट करते हैं, कैसे हम बताते हैं, और कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा, फिर आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा इसके एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को, ठीक है। तो इस अभी के लिए फिर थैंक यू।